जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस के लिए जो जीके की बहुत ही स्पेशल क्लास चला रहा हूँ, उसका हमारा डे कौन सा, डे 5 है। डे 5 है। ऐसे तो हम इसके पहले 4 क्लास ले चुके हैं। इसके बीच में 2 दिन हमने क्या किया, 2 दिन हमने एक तो भारत के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी जो देश है उसकी सभी जानकारी इकट्ठा देख ली, क्योंकि वो आपका टॉपिक आ रहा है और वो भी आपका आने की संभावना भरपूर होने वाली है। उसमें से कम हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बनेगा। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी अपन कर चुके, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं दोनों करवा चुका हूँ। और आगे आगे अपन ऐसे ही टॉपिक वाइज भी आपको चैप्टर देते रहेंगे, ठीक है। तो हमारी 5वें नंबर की क्लास है जीके में। बस आपको यही करना है, मध्य प्रदेश पुलिस में 2 बार सिलेक्टेड हूँ। आइए आगे देखते हैं। तो भाई साहब, ये मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, सिर्फ आपके लिए बनाया हुआ है कि मैंने जो 85+ अंक प्राप्त किए मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा में, वो कैसे प्राप्त किए, उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, ये सभी चीज़ें मैंने बताई हुई है। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर जाकर देख लीजिए, आपको 100% इस वीडियो से फ़ायदा मिलने वाला। आइए, और ये भाई साहब रिजल्ट अभी बता देता हूँ। ये अपना 87.52 नंबर आए थे, क्लियर हुआ था, और अपना पास वाला क्वालिफाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लीवर सिस्टम और डेकली निम्नलिखित में किस पारंपरिक तरीके से संबंधित है। मध्य प्रदेश 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैंने लिए हुए। तो क्या भाई साहब, लीवर सिस्टम और डेकली आपका किस तरीके से संबंध, किस पारंपरिक तरीके से, तो ये सिंचाई संबंधित, किससे भाई साहब, सिंचाई से संबंधित होने वाला लीवर सिस्टम और डेकली, ये सिंचाई से संबंधित होने वाला। अब ये लीवर सिस्टम और डेकली क्या है, ये छोटे एरिया में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है, और जहाँ जल स्तर आपका ऊपर होता है वहाँ इसका उपयोग करते हैं। एक तो बेल के द्वारा निकालते हैं और मानव श्रम के द्वारा भी निकालते हैं, जैसा कि कुआं से अपन पानी निकाल रहे। लीवर का मतलब क्या होता है भाई साहब, लीवर का मतलब होता है उठाना, कोई भी चीज़ को उठाना मतलब लीवर। तो वो लीवर सिस्टम के द्वारा आपने देखी होगी कि एक रस्सी है, यहाँ बाल्टियाँ हैं, ठीक है, यहाँ आपकी बाल्टी लटकी हुई है, इस प्रकार से ये कुएं में जाती है। ये भाई साहब क्या जाती है, ये बाल्टियाँ है, तो ये कुएं में जाएगी, और कुएं में से यहाँ से इसका जल स्तर है, तो यहाँ से ये सभी भरा जाएगी और ऊपर होते हुए इधर खाली हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका लीवर सिस्टम ऐसे ही काम करता है। या आप रस्सी से अगर कभी आपने पानी निकाला होगा तो वो भी इसी का सिस्टम आपका होने वाला, वही सिस्टम होने वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अंत्योदय अन्न योजना। कौन सा भाई साहब, अंत्योदय अन्न योजना के तहत भारत सरकार लाखों गरीब को दान करती है। क्या दान करती है भाई साहब, दान क्या करती है भाई, अपने टैक्स से देती है ऐसे तो। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है मध्य प्रदेश पुलिस 2023 में, तो इसमें क्या देती है, तो भारत सरकार लाखों गरीबों को जो सहायक मूल्य का भोजन, मतलब सब्सिडी वाला भोजन देते हैं। जो गेहूं चावल आपको मिलते हैं कंट्रोल में से, कहाँ मिलता है भाई, राशन की जो दुकान होती वहाँ से, जो बीपीएल धारक है या उससे भी आसपास पात्रता पर्ची जिसके पास है, उसको भारत सरकार क्या देती है, गेहूं और चावल देती है, जो राशन देती, वो इसी अंत्योदय अन्न योजना के द्वारा देती है। जिसका नया नाम अगर बात करें तो ये भी प्रधानमंत्री अन्न धन योजना भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी, और किसने करी थी, अटल बिहारी वाजपेयी। किसने, अटल साहब ने करी थी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इसकी शुरुआत करी थी। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री साहब क्या कर रहे, सभी प्रधानमंत्री लगा रहे, तो वही योजना अपन बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का 175 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा। नवीनीकरण ऊर्जा क्या होती है वो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, का उत्पादन करने की योजना का निर्धारित लक्ष्य क्या था। तो 175 गीगावाट का तो 2022 था। अब नया लक्ष्य बना लिया है। नया लक्ष्य क्या, 500 गीगावाट। 500 भाई साहब, 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। 500 गीगावाट का क्या रखा है, लक्ष्य रखा है। ये कब तक रखा है, तो ये 2030 तक ये लक्ष्य आपका रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे बनने की संभावना है कि 500 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा है वो कब तक रखा है, 2030 तक रखा। अब नवीनीकरण ऊर्जा क्या होती है, नवीनीकरण ऊर्जा
जो वे होती है जिनका उपयोग हम कर सकते हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे कि सौर ऊर्जा, जैसे कि सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है भाई साहब, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर, पवन, बायो, और ऐसे ही जो भी रिन्यूअल जैसे टरबाइन वाली, हाइड्रो पावर, ये सभी ऊर्जा कौन सी, नवीनीकरण ऊर्जा, और इससे प्रदूषण नहीं होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है G24 की स्थापना किस वर्ष समूह आप 77 ने अपने एक अध्याय के रूप में किया। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ भाई साहब। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। तो जैसे अपन ने संगठन कराया, उसमें अगर कोई टॉपिक आपका छूट गया है, जैसे कि ये ऐसे इंपॉर्टेंट, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पूछ लिए गए, तो ये अपन यहाँ कवर कर लेंगे। तो ये जैसे कब आपका G24 आपने भी नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1971 में कहाँ हुई, पेरू में। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। पेरू की में भी कहाँ, लीमा में हुई। पेरू में लीमा एक स्थान है, वहाँ इसकी स्थापना हुई है 1971 में, पेरू, लीमा। ये भी आपसे पूछ सकता है, तो यह यहाँ कवर कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ अगर कवर नहीं भी हुआ है तो अपन यहाँ, ऐसे तो मैंने 100% वहाँ कवर किया है। अगर जैसे ऐसे कुछ खोज सकते हैं, अगर कवर करेंगे संगठन तो बहुत है, लेकिन ऐसे संगठन वहाँ करवाए हुए हैं। संगठन की क्लास में अगर नहीं देखी आपने, जो आपकी एग्जाम में आने वाले हैं और एकदम सटीक बताए हुए। अगला जैसे ये अपन करवा भी चुके हैं उसी क्लास में, और यहाँ भी देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, तो 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर बात करें तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में स्थापना हुई थी। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। इसके हेड कौन है, क्रिस्टिना व जॉर्जिवा। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो भी आपको ध्यान से सुनना है, ताकि आपका रिवीजन, ऐसे तो मैं 2 से 3 बार पढ़ा चुका हूँ इन्हीं क्लासेस में, तो आपका रिवीजन होगा और आप अच्छे से इसको कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है, इन दोनों की संसद का क्या नाम है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्रमश पूछा गया। क्या भाई साहब, क्रमश पूछा गया, मतलब पहले पाकिस्तान की फिर आपको बांग्लादेश की बतानी। पाकिस्तान की मजलिस शूरा होती, मजलिस शूरा आपकी ऑप्शन 1 में ही दिख रही है, यहाँ भी, लेकिन ये और जाति, बांग्लादेश की जातीय संसद, मतलब पहले पाकिस्तान, मतलब ऑप्शन A आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ अगर क्रमश नहीं पूछता, दोनों में से कुछ भी हो सकता था, लेकिन क्रमश पूछा मतलब पहले पाकिस्तान का, फिर आपका किसका, बांग्लादेश का। तो पाकिस्तान की मजलिस शूरा और बांग्लादेश की जातीय संसद। बाकी आपकी नेसेड, ये नेसेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट संसद। नेसेड किस देश की संसद है, तो ये इजराइल की। नेसेड किस देश की संसद है, तो इजराइल की संसद आपकी नेसेड होने वाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, नेसेड इजराइल की संसद है। आगे बढ़ते हैं। कांगो नदी को पहले किस नाम से जानते हैं, कांगो नदी को पहले जेरे नदी या जायरे नदी के नाम से जानते हैं, जेरे नदी या जायरे नदी के नाम से जानते हैं। कांगो जो नदी है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती। कांगो जो ये वाली नदी है, जायरे या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती। भूमध्य जो रेखा है आपकी, कौन सी रेखा भाई साहब, भूमध्य रेखा जो है उसको 2 बार काटती है। 2 बार क्या करती है, 2 बार आपकी काटती है भूमध्य रेखा को। तो ये आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी। यह जो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये सेकंड नंबर में कौन सा है, अफ्रीका की दूसरे सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यही कांगो या जायरे नदी। पहले नंबर पर आपकी नील नदी होने वाली, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी भी होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ये आपको ध्यान देना, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। डेट्री बरसावन, कौन सा, डेट्री बरसावन किस देश में है, तो ये किस देश में, ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया में ये वाला है। ऑस्ट्रेलिया में के जो पूर्वी भाग है, वहाँ आपका एक प्रवाल भित्ति से एक द्वीप है, जिसको क्या बोलते हैं, जो प्रवाल भित्ति वाला द्वीप है उसको पूर्वी तट, ग्रेट बैरियर रीफ क्या बोलते हैं भाई साहब, ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है,
जो विश्व का सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया? तो भारत का पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था भाई साहब? झंडुबाम कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था। तो ये था जब भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या हुआ था, इसमें जो राज कर रही थी, इसके पहले कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पर शासन करी थी। तो इसने क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे क्राउन, जो ब्रिटिश के रानी थी, राजा थे, उनके हाथों में सीधा शासन सौंप दिया। वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन छीन लिया। तो इसमें ये था। बाकी जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम भारत का वायसराय कर दिया, तो लॉर्ड कैनिंग। वारेन हेस्टिंग कौन है? वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन? बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग होने वाला। अगर भारत का गवर्नर जनरल की बात करें, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो वो कौन था? वो आपका बेटिंग था। कौन था भाई साहब? बेटिंग था भारत का पहला गवर्नर जनरल। अगर बंगाल की बात करें, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, सिर्फ जनरल, बंगाल का पहला जनरल की बात करें तो वो था क्लाइव। वो कौन था भाई साहब? वो आपका क्लाइव था। कौन था भाई साहब? क्लाइव था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, इन्हीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? जो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी जीवन बीमा अधिनियम 1956। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ LIC क्या भाई साहब? LIC की बात करते हैं। LIC की स्थापना 1956 के अधिनियम से हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका मुंबई में होने वाला। मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। इसके अगर अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ कौन है भाई साहब? सिद्धार्थ मोहंती है। और MD और CEO कौन है? सिद्धा स्वामी। कौन है भाई साहब? MD और CEO एक व्यक्ति है, पहले यही थे, लेकिन वर्तमान में MD और CEO कौन है आपके? MD और CEO सिद्धा स्वामी। कौन है भाई साहब? सिद्धा स्वामी। इसके LIC के MD और CEO कौन है? सिद्धा स्वामी आपके MD और CEO होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें जो LIC के बारे में मैंने बताई है, ये आपको ध्यान देना है और इन्हीं को आपको अच्छे से करना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कल अपन ने एक क्वेश्चन किया था कि मसाला उत्पादन में कौन सा देश पहले नंबर पर? भारत में भी कौन सा? भारत में केरल। भारत में भी कौन सा राज्य? तो भारत में केरल प्रसिद्ध है। केरल में ही भाई साहब वो पुर्तगाली वाले आए थे और उनको मसाले अच्छे लगे और वो फिर कब्जा ही कर लिया। ठीक है, तो ये केरल है। केरल की बात, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाए। केरल के CM कौन है? केरल के CM पिनराई विजयन। कौन भाई साहब? पिनराई विजयन। केरल के CM पिनराई विजयन होने वाले हैं। पिनराई विजयन। केरल के अगर गवर्नर की बात करें, गवर्नर बोले तो राज्यपाल, केरल का राज्यपाल कौन है? तो ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर। तो राजेंद्र साहब इसके कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर केरल के राज्यपाल होने वाले। तो ये दोनों आपको याद रखने। बाकी तिरुवनंतपुरम तो इसकी राजधानी है ही सही। आगे बढ़ते हैं। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में सिल्वर किसने जीता था? 2023 में आया हुआ है, तो 21 वाला इंपॉर्टेंट था उस समय। तो PV सिंधु। अब PV सिंधु से जुड़े 3-4 फैक्ट आपको याद होने ही चाहिए। क्या PV सिंधु से जुड़े? PV सिंधु जो है इनको क्या बोलते हैं? सिल्वर गर्ल। इनको क्या बोलते हैं? PV सिंधु को सिल्वर गर्ल के नाम से जानते हैं। PV सिंधु को सिल्वर गर्ल के नाम से जानते हैं। ये एकमात्र महिला भारतीय है जिन्होंने 2 गोल्ड जीते, 2 मेडल जीते। एकमात्र महिला जिन्होंने 2 अलग अलग ओलंपिक में 2 मेडल जीते। कौन कौन से जीते भाई साहब? एक तो 2016 में जीता और एक आपका 2020 में जीता। 20 वाला ओलंपिक कौन सा? टोक्यो में। 20 वाला जो 2021 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? रियो में। ये कहाँ? रियो। और ये आपका टोक्यो। ये कहाँ हुआ था? 2020 वाला टोक्यो में हुआ था। यहाँ कौन सा जीता? यहाँ इन्होंने सिल्वर जीता। कौन सा जीता?
सिल्वर जीता और यहाँ इन्होंने कांस्य जीता। कौन सा जीता? कांस्य पदक जीता। तो पीवी सिंधु को सिल्वर गर्ल बोलते, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने 2016 में जब रियो में सिल्वर जीता था, उस कारण इनको सिल्वर गर्ल बोलते हैं। 2020 टोक्यो में कांस्य पदक, 2 मेडल जीतने वाली पहली एकमात्र महिला थी। अब 2 कांस्य पदक जीतने वाले एक ही ओलंपिक में कौन बन गई है आपकी? तो मनु भाकर बन गई शूटिंग में। आगे बढ़ते हैं। बिरहा लोकगीत, कौन सा? बिरहा लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में से संबंधित? तो बिरहा लोकगीत पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित। कहाँ भाई साहब? पूर्वी उत्तर प्रदेश से आपका संबंधित होने वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस स्थल के अवशेष अब कलकत्ता और भारतीय संग्रहालय में पाए जाते हैं? किस स्थल के अवशेष अब कहाँ पाए जाते हैं? कलकत्ता का जो भारतीय संग्रहालय है वहाँ पाए जाते हैं। ये कहाँ? भरतपुर के। कहाँ के भाई साहब? भरतपुर के। भरतपुर कहाँ है? भरतपुर आपका मध्य प्रदेश में। भरतपुर के जो अवशेष, भरतपुर में किसके? बौद्ध धर्म का जो स्तूप है, कौन सा? भरतपुर स्तूप आपने सुना होगा। तो भरतपुर स्तूप के जो अवशेष है वो आपके भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में डाले गए। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि भरतपुर स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो ये भरतपुर स्तूप है ये कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय में स्थापित किए गए। भारतीय संग्रहालय आपका कहाँ है? तो भारतीय संग्रहालय आपका कलकत्ता में होने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अनेक अजूबों का स्थान कहा जाता है? किस स्थान को अनेक अजूबों का स्थान बोलते हैं? तो ये किसको बोलते हैं? चित्रकूट को बोलते हैं। ये हमारे चित्रकूट को बोलते। चित्रकूट कहाँ है? चित्रकूट मध्य प्रदेश में है। और चित्रकूट किस किस की सीमा पर है? अगर सीमा की बात करें तो अगर चित्रकूट एमपी और यूपी की सीमा पर कहाँ होने वाला? चित्रकूट होने वाला। चित्रकूट वही स्थान होने वाला है जहाँ भगवान राम ने जो वनवास बिताया था, अधिकांश समय चित्रकूट में ही बिताया ऐसा माना जाता है। और चित्रकूट में आपकी राम कुटिया और कुछ गुफाएं भी यहाँ आपकी चित्रकूट में मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रांत और बरार के लिए नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना लेटर्स पेटेंट द्वारा किस वर्ष की गई? तो ये कब की गई? 1936 में। कब हुई भाई साहब? 1936। मध्य प्रांत और बरार की बात करा, नागपुर उच्च न्यायालय। पहले मध्य प्रदेश नहीं था। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ था? ये नागपुर में था। लेकिन 1956 में क्या हुआ? मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है जबलपुर में आ गया और ये जो नागपुर वाला है, ये बॉम्बे जो हाईकोर्ट है उसकी खंडपीठ कहाँ बन गई? नागपुर में बन गई। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अलीराजपुर जिले की साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो अलीराजपुर जिले की साक्षरता दर सबसे कम रही। कितनी रही? 36.6%। अलीराजपुर साक्षरता की बात करें, किसकी बात करें? साक्षरता के मामले। साक्षरता के मामले में सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा और सबसे कम। यहाँ आपका क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा और सबसे कम। कम तो अलीराजपुर, कम तो कौन सा भाई साहब? अलीराजपुर का। और सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा जबलपुर। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य जिला कौन सा? जबलपुर। सबसे कम अलीराजपुर। आपको अगर पता नहीं तो मैं बताना चाहूँगा, अलीराजपुर का नाम बदल दिया है। अलीराजपुर का नाम क्या कर दिया? अली से क्या कर दिया? आली कर दिया। अली से क्या कर दिया भाई साहब? अलीराजपुर। तो ये मोहन यादव ने कर दिया, अली से अलीराजपुर कर दिया। अगर जनसंख्या की बात करें, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है जनसंख्या वाला। जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा किसकी है और सबसे कम किसकी है? ज़्यादा किसकी है? मैक्सिमम किसकी है और मिनिमम आपकी किसकी है? मिनिमम बोले तो कम, मिनिमम किसकी है? हरदा की। मतलब सबसे कम किसकी? हरदा की। सबसे ज़्यादा आपकी होने वाली इंदौर में। सबसे ज़्यादा किसकी? इंदौर में। इंदौर में हाई है और हरदा में लो है। ये चीज़ें आपको याद रखनी। साक्षरता के मामले में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा जबलपुर में, सबसे कम अलीराजपुर में। जनसंख्या के मामले में मैक्सिमम इंदौर में, मिनिमम आपके हरदा में। आगे बढ़ते हैं। चीन के पहले मंगल अन्वेषण मिशन का नाम क्या है? चीन का जो पहला मंगल अन्वेषण, मंगल की बात करा, वो कौन सा? तियानवेन फर्स्ट था। कौन सा भाई साहब? तियानवेन फर्स्ट था। अगर चीन की बात करें, चीन की राजधानी क्या है? चीन की अपन बात कर लेते। किसकी भाई साहब? चीन की। अगर चीन की बात करें, चीन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। चीन की राजधानी आपकी बीजिंग होने वाली। चीन की राजधानी क्या?
बीजिंग आपकी चीन की राजधानी, बीजिंग चीन की राजधानी। इसकी मुद्रा की बात करें तो चीन की मुद्रा क्या होने वाली, येन, येन या रेमेनी इसकी मुद्रा होने वाली है। और यहाँ कौन सी एक प्रमुख नदी है, सब प्रमुख नदी कौन सी होने वाली है, यहाँ हवांगो नदी होने वाली है। कौन सी, हवांगो या पीली नदी। एक आपकी यहाँ पीली नदी भी होने वाली है, पीली नदी, पीली नदी आपकी कहाँ है, तो ये आपकी चाइना में होने वाली, ठीक है। मुद्रा येन, बीजिंग इसकी राजधानी, बीजिंग, बीजिंग इसकी क्या होने वाली, राजधानी होने वाली। जो लिख रहा हूँ अगर उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि अपन इतने खतरनाक टीचर तो है नहीं, अभी अभी आए हैं, तो अपन एक्सपीरियंस क्या अपना स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट, तो अपन ने लिखने पर आज तक ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो अब जो भी कर रहे हैं अपन थोड़ा नया नया है, लेकिन बेस्ट है आपके लिए, बेस्ट कर रहा हूँ। तो उषा गांगुली किससे संबंधित, उषा गांगुली भाई साहब किससे संबंधित है, तो ये अभिनेता कौन थी, थिएटर निर्देशक और अभिनेता कौन थी, तो आपकी गीता उषा गांगुली। कौन थी, उषा गांगुली। इन्होंने कलकत्ता में कर्म योगी संस्था की स्थापना करी थी, ठीक है। तो किन्होंने करी थी, उषा गांगुली ने करी थी। आगे बढ़ते हैं। जिन जीवों के भ्रूण में दो जर्म परत होती है उन्हें क्या बोलते हैं, जर्म परत या रोगाणु परत। जर्म परत अगर समझ नहीं आ रहा तो रोगाणु परत। तो जिनमें दो जर्म परत या रोगाणु परत होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको आप डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसमें दो पाई जाती है उसमें, उसको डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें तीन पाई जाती है उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें तीन ट्रिपल, यहाँ ट्रिप से ट्रिपल आ रहा हो, डिप से डबल हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना कि डिप्लोब्लास्टिक जिसमें दो जर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें तीन पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, यह जीव किस संघ में आता है, ये जो जीव है ये किस में संघ में आता है, ये जो आपका प्लांट दिख रहा है ये किस संघ में आता है, तो ये प्लांट आपका कौन सा है, रिनिया, कौन सा, रिबिया शायद, ठीक है। तो रिलिया ऐसा कुछ नाम है, रिलिया ऐसा कुछ नाम है भाई साहब, रिकिया, ठीक है। इसका क्या नाम है, रिशिया, जो भी नाम है पर ऐसा ही नाम है इसका। तो ये आप प्लांट देख पा रहे होंगे, ये क्या है भाई साहब, प्लांट देख लीजिए। ये कौन से अपने फाइलम में आता है, तो ब्रायोफाइटा में आता है। किस में आता है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का क्या नाम है, ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को पादपों का उभयचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पादप का उभयचर, पादप का उभयचर बोलते हैं। पादप का क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। तो पादप का उभयचर कौन सा, ये वाला होने वाला, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा पादप का उभयचर होता है, तो ये इसी का नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ओजोन परत के छेद किसके ऊपर पाया जाता है, ओजोन परत का जो छेद है किसके ऊपर पाया जाता है भाई साहब। तो ओजोन परत का जो छेद है किसके ऊपर पाया जाता है, अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है। ओजोन परत का जो छेद है कहाँ पाया जाता है, अंटार्कटिका के ऊपर आपका पाया जाता है। तो ये आप करिए, फिर अपन बात करते हैं। हाँ तो भाई साहब, तो क्या था हमारा, ओजोन परत के छेद किसके ऊपर पाया जाता है, ये किसके ऊपर पाया जाता है, तो अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है। किसके ऊपर, अंटार्कटिका। ओजोन क्षेत्र की खोज, ओजोन का छेद की खोज किसने करी, फोरमैन साहब ने करी। किसने खोज करी, फोरमैन साहब ने ओजोन छिद्र की खोज करी। अगर एक ओजोन परत से संबंधित एक आपका फैक्ट बनता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा भाई साहब, मॉन्ट्रियल एक आपका कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनता है। मॉन्ट्रियल कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका बनता है। ये कब आया था, ये कनाडा में आया पहली बात। तो कहाँ है, किस देश में अपन ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया, कनाडा में। कौन सी डेट थी, तो 16 सितंबर 1987 को हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया। अगर आपने ध्यान दिया हो कभी, तो 16 सितंबर को अपन क्या मनाते, ओजोन संरक्षण दिवस मनाते। क्यों मनाते, क्योंकि 16 सितंबर को हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया था।
तो ये ओजोन परत से संबंधित सभी चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। आगे, हाँ भाई साहब, तो इसका क्या, रिशिया, अब नाम आया रिकिया, इसका क्या नाम है, रिकिया। इसका नाम जो है रिकिया नाम से जाना जाता है। बहुत सारे नाम है ऐसे, तो वही मेरे को कन्फ्यूज था, रिकिया है कि रिशिया है, बाकी अभी याद आ गया तो बता दिया। आगे देखते हैं, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन को अधूरे जलने के कारण कौन सी गैस उत्पन्न होती। अगर पेट्रोल और डीजल आपके अधूरे जलते हैं, मतलब पूर्णतः नहीं जलते, तो कौन सी गैस निकलती है। अगर पूर्णतः जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर पूरी तरीके से नहीं जलते तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अगला देखिए, पेयजल की अनुपलब्धता के कारण झुग्गी बस्तियों में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। मतलब पेयजल के अगर कम होगा आपका और आप ऐसे ही पानी पिएंगे, अशुद्ध पानी पिएंगे, तो आपको पेचिश रोग होगा। कौन सा, तो पेयजल से संबंधित आपको कौन सा है, पेचिश रोग होने वाला। पेचिश रोग जीवाणु के कारण होता है। अगर पानी में आपके जीवाणु है या अमीबा कुछ है, अमीबा या तो जीवाणु या अमीबा है, तो आपको पेचिश रोग हो जाता है। पेचिश रोग आपके जीवाणु और अमीबा के कारण और शुद्ध अशुद्ध जल पीने के कारण होता है। तो यही आपको याद रखना। अगला देखिए, गलत कथन अंकित करना। गलत कथन आपको बताना, एमपी पुलिस 2023 में आया हुआ है। प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करता है, बिल्कुल करता। प्रकाश सीधी रेखा में। एक मुड़े हुए पाइप के माध्यम से रोशन मोमबत्ती की लो को नहीं देखा जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। आपने भी अगर देखा हो, एक मुड़ा हुआ पाइप है बैंड, आपने यहाँ कुछ जलाया तो वहाँ नहीं दिखेगा, उसकी लो नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कौन सा, प्रकाश की दिशा बदलने में एक तरीका यह है कि इसमें चमकदार सतह पर गिरने दिया जाए, बिल्कुल सही है। पानी की सतह प्रकाश के मार्ग को नहीं बदल सकती, पानी की सतह प्रकाश के मार्ग को नहीं बदल सकती, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, ये आपका पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रतिस्त्रावी के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग प्रतिस्त्रावी के रूप में किया जाता है, तो एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट। एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट का उपयोग प्रतिस्त्रावी के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग ये क्या करता है भाई साहब, जब पसीना, मतलब अत्यधिक पसीना होता है, तो आपने पाउडर सुना होगा, पसीना सुखाने वाला आपका क्या ये होता है, आप पाउडर, तो उसमें कौन सा होता है, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट होता है। वो क्या होता है, पसीने वाली जो रंध्र होती है, जहाँ पसीना उत्पाद होता है, वहाँ जो रंध्र होती है उनको बंद कर देता है, मतलब कुछ टाइम के लिए बंद कर देता है। तो ये आपका हो जाएगा। आगे, चिपको आंदोलन। क्या, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से संबंधित चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में क्या हुआ था, चिपको आंदोलन किसने किया था, तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। कौन, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा आपके लिए प्रसिद्ध है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित होने वाला। इसमें क्या हुआ था, जब जंगल कट रहा था तो महिलाएं जो झाड़ मतलब पेड़ों से चिपक गई थी, उसके कारण इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध इसके व्यक्तित्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है। यहाँ भूपर्पट्टी की बात हो रही है, तो भूपर्पट्टी में सर्वाधिक कौन है, तो ऑक्सीजन सर्वाधिक। ऑक्सीजन सर्वाधिक है, लगभग 46.6% भूपर्पट्टी। बाकी अगर भूपर्पट्टी की ही बात करते हैं तो पहले नंबर पर आपका ऑक्सीजन, पहले नंबर पर क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, दूसरे पे आपका आएगा सिलिकॉन। दूसरे पर क्या आएगा भाई साहब, सिलिका। तीसरे पर आपका आएगा एल्यूमिनियम। क्या आएगा, एल्यूमिनियम। तीसरे पर एल्यूमिनियम आएगा। तीसरे पर क्या आएगा भाई साहब, तीसरे पर आपका एल्यूमिनियम आने वाला है। तीसरे पर क्या आएगा भाई साहब, तीसरे पर एल्यूमिनियम आपका आने वाला है। तो ये भूपर्पट्टी की बात कर रहे थे अपन। भूपर्पट्टी की अगर बात हो गई आपकी, क्या हो गई, भूपर्पट्टी की बात हो गई। इसके बाद क्या है, तो ये हो गई। आगे बढ़ते हैं, वो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला है मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा है। तो जो मानव नेत्र है ठीक है, पर रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा है, तो वास्तविक और उल्टा। कौन सा भाई साहब, वास्तविक और उल्टा होने वाला है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होने वाली? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होने वाली है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत होने वाली। कौन सी होने वाली भाई साहब? यकृत आपकी होने वाली है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। जो यकृत है इसमें क्या है, सर्वाधिक पुनरावर्तन, मतलब रिन्यू हो जाता, मतलब आधा अगर लिवर भी आपने किसी को दान दे दिया तो लिवर आपका पूरा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद फसल आमतौर पर किसकी कटाई के बाद होती है? तो जायद की फसल किसकी कटाई के बाद होती है? तो ये आपकी रबी की फसल। रबी की फसल के बाद कौन सी फसल बोई जाती है? आपकी जायद की फसल बोई जाती है। और ये कब? जून जुलाई में जो अपनी फसल कट जाती है, मतलब मई अप्रैल जून में बोई जाती है। ठीक है, अप्रैल मई में बोई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जेरोफाइटा, क्या भाई साहब? जेरोफाइटा शुष्क क्षेत्रीय पौधों के अनुकूलन नहीं है। कौन सा अनुकूलन नहीं है? जेरोफाइटा मतलब जो आपका मरुस्थल वाले भाग है, क्या है? मरुस्थल वाले जो भाग होते हैं वहां कौन सा होता है? तो वहां आपका शुष्क क्षेत्र के अनुकूलन नहीं है। यहाँ क्या पूछ रहा है? जो अनुकूलन में नहीं है वो पूछ रहा है। तो यहाँ बड़े पत्तों का आकार अनुकूलन में होगा क्या? बड़े पत्ते वाले जो आकार है ये अनुकूलन में होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो मरुस्थल में पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि जो अपने वाष्पोत्सर्जन, मतलब पानी जो उड़ता है पौधों में से, उसको कम करते हैं। तो ये होने वाला नहीं, मतलब उसके लिए आप पत्ते कम कर देते, कांटेदार हो जाते, ये होते हैं। मोटी क्यूरियस होती है, बिल्कुल होती है। धसे हुए रंध्र होते बिल्कुल, और व्यापक जार प्रणाली होती है पानी खींचने के लिए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित चित्र, ये चित्र आपको दिख रहा होगा, में ब्रेड मशरूम और मशरूम का है जिस जगत से संबंधित है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं? कौन सी विशेषता सही नहीं है? आप देख पा रहे हैं, खाने योग्य मशरूम है, केप है, गल फड़े बीजांड है, यहाँ बीजांड है युक्त माइसिलिस मतलब जड़े आपकी होने वाली। तो ये आपका क्या है? मशरूम। तो अब ये देख, ये वे यूकेलिप्टस होते हैं, बिल्कुल यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल होती है। इनमें स्वकोषी पोषण की विधि पाई जाती है, बिल्कुल नहीं पाई जाती। क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं पाई जाती। आपका ऐसे करेक्ट है, यही होना, मतलब ये आपका लागू नहीं होता है। अगला क्या है? वे एक कोशिकी या बहुकोशिकी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो आपका 3 फॉलो करता है, ये आपका फॉलो नहीं करता है। ऑप्शन सी आपका फॉलो नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, क्या भाई साहब? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोटे छिद्रों से ग्रहण की जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? छोटे छिद्रों से। तो वो क्या बोलते हैं? जो प्रकाश छोटे छिद्र से ग्रहण होती है उसे रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र या स्टोमा। रंध्र यार क्या बोलते हैं भाई साहब? स्टोमा बोलते हैं। तो ये भाई साहब हमारी क्लास थी, किसकी थी? जीके की क्लास थी। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी क्लास आपके लिए डेली आती रहेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।